हमारा जो न्यू जनरेशन आ रहा है विच इज एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, द बिगेस्ट डेंजर इज नॉट एआई टेकिंग ओवर देम. The biggest danger is them losing all the intellectual faculties because of dopamine hijacking. Is there anything that we can do to make our brain potential 10x, 100x? Do Vedic chanting, it provides you auditory intelligence, it increases your memory. And अगर किसी का डोपामिन हाईजैक हो चुका है, how do we get back? मेडिटेशन बोलना आसान है लेकिन उसको एक्चुअली करना मुश्किल है. हाई अचीवर्स लोगों का ब्रेन कैसे काम करता है? We have two brains. हाँ. One is on the right side, one is on the left side. Okay. The right side of the brain is called as the feminine part. अच्छा. The left side of the brain is called as the male part. इसीलिए हमें बोलते हैं अर्धनारीश्वरी. Durga is always on the right side, Mahishasura on the left side, and she kills Mahishasura with a spear. Durga represents your right hemisphere of the brain. Mahishasura is the left side of the brain. Durga is the creative element of your brain. Mahishasura is like the most basal, it can do logic, reasoning, calculations. बट मैं न्यूरोलॉजिकली समझना चाहता हूँ कि जब हम ऐसा नाम जप करते हैं, ब्रेन में क्या होता है उस टाइम पे? डॉक्टर चंद्रा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. मैं न्यूरोलॉजी और ब्रेन के बारे में जब भी कुछ बात होती है ना, आई गेट सो एक्साइटेड बिकॉज दिस इज समथिंग विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी कि यार आदमी के दिमाग में चलता क्या है, किस टाइप की बातें हम सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं तो क्यों करते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग चीज़ लगती है ना मुझे, कि कुछ लोग ना बहुत हाई अचीवर्स होते हैं. लाइक उनका ब्रेन जिस स्पीड से चीज़ों को समझता है, आर्टिकुलेट करता है, स्ट्रक्चर करता है, लेबल करता है, दैट मेक्स देम पोल्स अपार्ट फ्रॉम पीपल हु मे बी जस्ट एवरेज इन लाइफ. सो आई वांटेड टू लर्न फ्रॉम यू एवरीथिंग अराउंड ब्रेन टुडे, कि बहुत हाई अचीवर्स लोगों का ब्रेन कैसे काम करता है. इज देयर एनीथिंग दैट वी कैन डू to make our brain potential 10x, 100x than what we have today? सबसे पहले तो सर मैं ये समझना चाहूंगा आपसे कि एक हमारा जो पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं कि कुछ लोगों का जो ब्रेन है ना वो बहुत ही हाई पोटेंशियल पे काम करता है, क्या ये रियलिटी में ये सच होती है चीज? Of course. But my take is fundamentally very very different. देखिए सब लोगों का तो डिफरेंस होता ही है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें पहले सोचने की ज़रूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई उतना अचीव नहीं कर पाता है तो हम डॉक्टर के हिसाब से हम सबसे पहले देखते हैं कि उनको कोई जेनेटिक डिफेक्ट्स तो नहीं है. सो दैट्स वन इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू सी, बिकॉज दैट कैन लीड टू सिवियर रिडक्शन इन योर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी. इन एडिशन देयर कुड बी सम हार्मोन डिफिशिएंसी, कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज हो सकता है जिसके वजह से भी आपका ब्रेन उतना अच्छी तरह काम ना कर सके. फॉर इंस्टेंस, इफ यू हैव ए लो लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, लो लेवल ऑफ B12, so that can lead again low level of vitamin D. इंडिया में हम सोचते हैं बहुत सारा धूप है, बट पैराडॉक्सिकली if you see, a lot of people have vitamin D deficiencies, and that can again lead to low intellect level. It can lead to a lot of other problems, but low intellect level is one of the again very important things. तो किसी को सिवियर प्रॉब्लम हो रही है, एटलीस्ट ये एक स्क्रीनिंग कर लेना चाहिए, ये कहीं नहीं तो है. इसके बाद हमें समझना चाहिए कि हर एक बंदा अलग लेवल पे काम करता है. सो ओवर हियर माय टेक इज टू डिफरेंट थिंग्स. फर्स्ट इज, I think we do not have the good capacity to assess intelligence properly. Till a decade back, the only parameter we had was the IQ. Then we came up with EQ and a lot of other things. But till now, I feel we do not have a good rigid parameter to assess the intelligence properly. It is like that cartoon, that old cartoon you have, you have a bunch of animals, you have a tree. So you have you have a tiger, you have a lion, you have an elephant, you have a snake, you have a chicken, and then they say, okay, now the person who is best is who can climb the tree fastest. So obviously this is going to be different. Correct. So everybody have certain unique capabilities, which is very important for us to recognize this. And thankfully we are moving into a more diverse environment where we have multiple areas where one can specialize in. देखिए हम जब छोटे थे या तो आप इंजीनियर बन सकते हैं या डॉक्टर बन सकते हैं, but now you have so many other professions, so one has the capacity to understand what spectrum if he or she fits into it. So that is the next most important thing. So अगर somebody is not doing well in studies, one should not say that this person is not intelligent or is intelligent and all that. You have to see what parameter he fits into it. तो आपके हिसाब से इंटेलिजेंस को मेजर करने का सही पैरामीटर क्या है? Exactly. तो हमारे पास सही पैरामीटर नहीं है. I don't know what is a parameter, but what I'm saying is we should try to find out what is the inherent capacity of that person. For instance, a person could be a right brain person, which means he could be highly creative. So their brains work in a much more slower manner. Now you can't give logical and mathematical stuff to them and then say कि भैया ये solve कर नहीं कर पाएगा, because his brain has invested intelligence in some other different parameters.
and those are the areas we should exploit or we should try to find out. Okay, and then finally I would come to the point, मैं इस पॉइंट में आना चाहता हूँ. मैं फंडामेंटली सोचता हूँ कि हमारा जो ब्रेन है ये एक हार्डवेयर है, जैसे आपका कंप्यूटर है, बट आपकी परफॉर्मेंस हार्डवेयर के ऊपर नहीं डिपेंड करती, डिपेंड करता है आप कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डाउनलोड करते हो. नाउ सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम्स आर द एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स व्हाट यू फीड इनटू द ब्रेन. सो आज के डेट में सब लोग जानते हैं the way we can become more intelligent, more capacious, more forward thinking, different thinking and everything is because of what kind of feeds you get from your environment, from your peers, from your friends, from your education. This creates a huge factor. So for instance, मैं आपको दो example दूंगा. Something which can enhance your intelligence and something which can reduce your intelligence. ठीक है. तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी चीज है जो आपकी इंटेलिजेंस को रिड्यूस कर सकता है, which I think is very relevant in today's world. So one thing is something called as a dopamine hijacking. What exactly is dopamine hijacking? Dopamine क्या है? Dopamine हमारे एक केमिकल है ब्रेन में, जो अगर रिलीज होता है तो हमें एक सेंस ऑफ क्रेविंग आती है. प्लेजर फील होता है. प्लेजर नहीं, एक क्रेविंग आती है, एक सेंस ऑफ एंटिसिपेशन आता है, एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट आता है. अच्छा. हमें एक फीलिंग आती है कि अभी कोई कुछ बढ़िया सा होने वाला है. तो ये डोपामिन कब रिलीज होता है? पहले कब होता था? मान लीजिए अगर हमें हॉलीडे में जाना है तो हम प्लान कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, हम सोचते चलिए गोवा जाना है या मालदीव्स जाना है, तो हम सोच रहे हैं कि मालदीव में जाएंगे, रिसोर्ट में जाएंगे, बहुत बढ़िया रहेगा. तो कौन सा केमिकल सिक्रेट हो रहा है जो मेक्स यू फील गुड? इट्स डोपामिन. ओके, नाउ अर्लियर डोपामिन यूज्ड टू गेट रिलीज्ड वेरी इनफ्रीक्वेंटली. जैसे कि हम छोटे थे, हमारा क्या एक्टिविटीज था? मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था, तो स्कूल खत्म होता था तो शाम को जाके क्रिकेट ग्राउंड में खेलते थे. तो वही एक था which we used to look at, and then again we used to look forward to. And then we used to have family gatherings. Then we used to look forward नानी के घर जाना है, नानी के घर जाना है, वो anticipation है. That is when dopamine was released. So as a result we ended up having a lot of dopamine reserve. हमारी जो डोपामिन की टंकी है ना वो बिल्कुल भरी रहती थी. तो बीच बीच में जो एंटिसिपेशन आता था उसमें थोड़ा बहुत छिड़कता था. आजकल क्या होता है, हमारे पास सोशल मीडिया है. सो सोशल मीडिया क्या है? आपने टंकी में आपने हर जगह पाइप लगा दिया और उसको खोल दिया, तो जितना डोपामिन है सब कुछ डिप्लीट हो रहा है. क्यों हो रहा है? बिकॉज आपकी जो एंटिसिपेशन आप लगातार सोशल मीडिया में जो डूम स्क्रॉलिंग बोलते हैं, दिखते जा रहे, एंड देन यू बिकम टोटली एग्जॉस्टेड, यू बिकम टोटली टायर्ड आउट, आपकी कोई एनर्जी नहीं बचेगी. दैट इज डोपामिन एग्जॉशन. कहाँ? जो आपका डोपामिन है ना, जो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गया है. ठीक है, दैट इज व्हाट लीड्स टू मेंटल फटीग, लॉस ऑफ इंटेलिजेंस, लॉस ऑफ मेमोरी. सो हमारा जो न्यू जनरेशन आ रहा है विच इज एडिक्टेड टू सोशल मीडिया, the biggest danger is not AI taking over them. The biggest danger is them losing all the faculties, intellectual faculties, because of dopamine hijacking. And what does it lead to? It leads to inability of a person to read books. हम छोटे थे तो एक किताब हम एक दिन में खत्म करते थे. सही बात है. Now people are they've got such ill sustained attention, वो अगर किताब को कुछ भी 2-3 पेज पढ़ेंगे नहीं कर पाएंगे. Correct. पहले हम मूवीज जाते थे, हम पूरा वेट करते थे कि हफ्ते के बाद संडे एक मूवी आएगा टीवी में, वो एक ही मूवी देख के खुश हो जाते थे. आजकल नेटफ्लिक्स में हजारों मूवीज हैं, आप सर्च करते रहोगे, स्क्रॉलिंग करते रहोगे, कोई भी मूवी 10-15 मिनट चलेगा, आप उसको बंद कर दोगे. सो दिस इज satisfaction. So this is a typical feature of dopamine exhaustion. And dopamine exhaustion is very, very detrimental because it leads to loss of your memory, loss of your focus, everything. And अगर किसी का डोपामिन एग्जॉस्ट हो गया है, हाईजैक हो चुका है, how do we get back? Is there a possibility to increase? So you need to build your dopamine reserves. So what are the mechanisms you can build up? First is aerobic exercises. थोड़ा walking करना शुरू करिए, exercise करना शुरू करिए. Okay. Your dopamine reserves build up. Meditation बोलना आसान है लेकिन उसको actually करना मुश्किल है. Because the mental framework of people are such that even if they sit down to meditate something, their mind wanders off. So I will not recommend so much of meditation because it's not actually possible practically to someone to just sit and do meditation. It has to be guided by somebody like a guru or something. Only then you can get into it. You have to get into some kind of an active discomfort. आपको कोई भी एक ऐसी चीज करनी चाहिए जहां पे आपको थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट आए. तो वो जब वो चीज आती है, that is when that builds up the dopamine reserve. Okay. मैं ना इसी के ऊपर एक चीज और पढ़ रहा था. जैसे हम रोज ब्रश करते हैं ना, वो अपने राइट हैंड से करते हैं. अगर हमें ब्रेन को रीवायर करना है, जैसे आप बात कर रहे हैं, डू समथिंग विच इज डिस्कम्फर्ट टू यू, तो हमें कुछ दिन ना लेफ्ट हैंड से करना शुरू कर देना चाहिए ब्रश, विच इज समथिंग विच इज टोटली अपोजिट टू हाउ यू यूज टू डू इट और हाउ योर ब्रेन इज ऑटो पायलटिंग एवरीथिंग. जब आप ये करते हो ना, तो आपके ब्रेन को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उस रीवायरिंग करने की, या न्यूरोप्लास्टिसिटी भी जिस चीज को बोलते हैं. तो इज दिस समथिंग विच ऑल्सो हेल्प्स अस बिल्ड डोपामिन रिजर्व्स?
Absolutely. So that's a very point you have brought up. देखिए, you need to get adapted to change. Hmm. So one of the features of dopamine exhaustion is that we lose the ability to endure change. We cannot tolerate change. We want things to be as constant as they are. We cannot tolerate any amount of discomfort. अगर कुछ भी चीज़ है, nowadays you see people have become very intolerant. Correct. पहले तो भाई हम लोग जाते थे थर्ड क्लास में, 3 दिन की सफर करते थे, जाते थे, हम लोग झेल लेते थे और कुछ प्रॉब्लम ही नहीं था, बिकॉज वी डिडंट हैव चॉइस. बट पैराडॉक्सिकली पीपल हैव मोर चॉइस. आई एम नॉट सेइंग इट्स अ रॉन्ग थिंग, माइंड यू, आई एम सेइंग इट्स एन एक्सीलेंट थिंग. वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. But from a mental perspective, paradoxically, when you have more choices, you paradoxically lose your freedom. So you should get exposed. Isn't free more choices gives you more freedom? That's what That is happens. why you said paradoxically. Yeah, happens externally, but internally, when you have more choices, you actually lose most of your freedom. Because you lose the ability to choose. You don't know what is, because success doesn't come out of the internal success. It doesn't come out of doing something just like that, but doing something consistently and doing it in a very focused way. So from that perspective, आप जो बता रहे थे ना कि आपको change करना है, similarly if you can walk backwards, that again will enhance a lot of rewiring in your brain. Walking again on the grass, so that's a different type of stimulation that again stimulates your it's called as walking meditation. Again, it's going to rewire your brain. How does walking on a grass do the rewire? Well, you're going to have more of sensory input. अच्छा. So it is an established science. जैसे कि कोई patients, let us say they are unconscious due to some problem, neurological problem, वो पड़े रहते हैं. So we want to stimulate them. So we try to give them as much sensory stimulation as possible. So that वो sensations जब brain को आता है, the brain starts, rewiring again, becomes active. अच्छा. So we make them listen to music. We give them more of sensory stimulation. So these are all established methods how you can use these techniques to make a person become conscious if he's become unconscious for something. And the Japanese have done a lot of experiments on this. They have done a lot of research on this. Can you talk about those experiments? Well, these are... Do you remember any of it? Yeah, there are a lot of things published. So fundamentally, these are experiments on people who are in vegetative states, who had a massive stroke, Achha. who were in comatose condition for a very long time. So people were exploring on how rewiring can be done. And they have found that you need to stimulate all the facilities which reach to the brain to the maximum possible. So what are the जो चीजें जो brain को पहुंचता क्या क्या है, तो vision है. So they used to put goggles with lights, so they used to stimulate. दूसरा hearing, आप music लगाते थे, ठीक है. दूसरा taste, so they used to put some electrodes on the tongue so that you can feel different types of taste. Taste करके, so they can stimulate to sweet or salt or sour or whatever. Touch, they used to put some electrodes and give stimulation of touch and everything. And then human touch, so people used to come and hold their hands and then speak comfortable words so that and they found that definitely patients who have been exposed to this kind of stimulus had a much better and faster recovery. अच्छा. But this is, ये एक छोटी बात है, ये दिखाने के लिए कि ब्रेन इज नॉट ए स्टैटिक ऑर्गन. पहले हम लोग सोचते थे कि ब्रेन में इतने सारे न्यूरॉन्स और ये फिक्स्ड है, इसमें कभी भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं. बट अब हम जानते हैं कि ये बहुत ही डायनामिक ऑर्गन है और इसमें कांस्टेंट रिवायरिंग होती रहती है, प्लास्टिसिटी होती रहती है. अब लोग ये भी सोच रहे हैं कि न्यूरॉन्स कैन एक्चुअली ग्रो. अच्छा. सो वो कंसेप्ट भी बदल रहा है. ओके. मुझे ना एक और बात करनी है. आपने ह्यूमन टच की बात की. जी जी. ह्यूमन टच से क्या इम्पैक्ट आता है हमारे ब्रेन को? इफ यू कैन टॉक अबाउट इट मोर, थोड़ा सा और अच्छे से अगर मुझे समझना हो. देखिए, वी हैव लेट अस से 2 ब्रेन्स. वन इज ऑन द राइट साइड, वन इज ऑन द लेफ्ट साइड. ओके. द राइट साइड ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज द फेमिनाइन पार्ट. अच्छा. द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड एज द मेल पार्ट. इसलिए हमें बोलते हैं अर्धनारीश्वरी. ठीक है. लेफ्ट साइड ब्रेन का क्या फंक्शंस है? इट्स फॉर द लोअर कैलिबर ऑफ फंक्शंस. क्या हो सकता है? लॉजिक, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटेशन. आप सोचते थे ये तो बहुत हाई लेवल का है, बट एक्चुअली इट्स अ लोअर लेवल बिकॉज इवन कंप्यूटर्स कैन डू. If you look at it that way. Now what is the function on the right side of the brain? The functions on the right side of the brain is emotions, feelings, feeling of love, empathy, compassion. These are very, very high level programs which you cannot recreate on a computer. Correct. Now, how does the brain function? Okay, so the left side has got language areas and that is connected to the right side. The right side is connected to the left side. But the connections from the right side, first all the information from the right side, they first go to the left side. Okay. And then from the left side is conveyed to the rest of the body. Oh, okay. What is the interesting implication is, मैं एक सर्जरी करता हूँ फॉर चिल्ड्रन विद एपिलेप्सी, जहां पे ये जो दोनों ब्रेन के बीच में कनेक्शन है ना, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम. दिस इज अ ब्रिज ऑफ टिश्यूज कनेक्टिंग बोथ द साइड्स ऑफ द ब्रेन. तो कुछ सर्जरीज में हमें इसको काटना पड़ता है.
तो जब काटते हैं क्या होता है, द राइट साइड कैन नो मोर कम्युनिकेट विद द लेफ्ट साइड. ओके. सो उस हिसाब से उस समय क्या होता है, जो लेफ्ट साइड हैंड है विच इज कनेक्टेड टू द राइट साइड ब्रेन, हाँ. because the right side brain is no more connected with the left side and no more connected with the external environment, the left side becomes autonomous. Oh wow. तो विदाउट कंट्रोल वो हाथ जाके यहाँ जाता है. तो मैंने एक पेशेंट को देखा बहुत साल पहले, उसका हमने कॉर्पस कैलोजम की सर्जरी की थी. इसको एलियन हैंड सिंड्रोम बोलते हैं. तो वो पेशेंट आया था, वो बात कर रही थी, वो हाथ अचानक उठा और जाके वो कागज को पकड़ लिया बिना उसने थॉट किया. मैंने ऐसा. बोला ये क्या कर रहे हो? इसे साहब मैं नहीं करती हूँ, ये अपने आप करता है. उसको फिर करके उसने छुड़ाया कागज को. Wow. Because the right side brain is no more under control of the left side brain. Okay. Now let me take you to a level higher. हाँ. And this is my scientific perspective. This is my own perspective. I'm not saying anything. You would have seen the image of Durga Correct. and Mahishasur. Now there are very different layers of analysis. कुछ लोग सोचते हैं कि good over evil, स्त्री शक्ति, ठीक है, showing, or this is a dynamic feminism, how you can destroy, or there were these evil men who were coming and God Durga has destroyed. Okay. I think from a neuroscientist's perspective that Durga is always portrayed on the right side. If you notice in images, Yes. isn't it? Yes. Durga is always on the right side. She uses a spear to kill Mahishasur on the left side. Right. Never on the other side. You never see Durga on the left side with Mahishasur on the right side. Durga is always on the right side, Mahishasur on the left side, and she kills Mahishasur with a spear. Durga represents your right hemisphere of the brain, which is a feminine part. Mahishasur is the left side of the brain. Durga is the creative element of your brain. Mahishasur is like the most basal. He can do logic, reasoning, calculations. He's like a worker. And for us to function as humans, the right brain always have to be a shade higher than the left brain. Because that is where the creation comes. The creation comes from the feminine part. Ultimate creation kya hai? Creation of a life that comes from feminine part. Right. Okay, it comes from Shakti. So the creation happens from the right side, and the right side always has to be dominant. Because right side carries feelings of emotion, empathy, compassion, which are much higher level of programs. Hamara modern thinking hai ki these are not very important. But fundamentally, these are the most important programs, and they should always overrule rest of the paradigms like logic, reasoning, because they are lower level programs. Now coming to your question, what is the significance of human touch? Okay, so we have to understand at the end of the day, what matters between all of us is that sense of empathy, sense of connectedness, sense of emotions, sense of feelings, and that is what defines us as humans. So when somebody touches, let that person be unconscious, but now you're stimulating the right side of the brain. And you are providing power to the leader of the brain. What is the leader of the brain? The right side. And once you give power to the leader of the brain, that is when the brain takes charge. Right. And the person will start coming out. So that's that I would say is a... क्या ये एक किस्म से थेरेपी की तरह भी यूज हो सकता है ह्यूमन टच? Absolutely. See, human touch is so important. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सॉरी. आजकल दिल्ली एनसीआर में एक नया स्टार्टअप शुरू हुआ है जिसको वो बोलते हैं कडल थेरेपी. Like people are lonely. So एक ऐप आई है जिसमें you can invite someone to your space and they will cuddle you. So how does that work? ये same principle पे, is that something that can provoke feelings in me and make me feel better about myself? Yeah, there is something good in it, and there's also something unfortunate in it. I think as we are becoming more and more connected, we are also becoming more and more isolated. Right. Okay. And I think that is the biggest danger of getting in too much of technology. The biggest danger is we have the danger of becoming completely lonely. And we as humans have not been designed in that way. We are social animals. We are supposed to be living together. We are supposed to be interacting with each other. We are supposed to be cohabitating with each other. And like, Noah Harari has said in his book of Sapiens, why have humans evolved than the other animals? They have evolved because they have been able to apply their imaginations. Right. So we created a system of imaginations and we follow them very, very seriously. For instance, आपने मेरे को यहाँ podcast के लिए बुलाया. So if you look, there is nothing like a podcast which actually exists. So let us say if I get a dog here, the dog will see that this is all an illusion. But we have been able to create this imagination, and based on this imagination, we've been able to build systems. Okay. इसी पे ना मैंने एक चीज पढ़ी थी कि a chimp, like a monkey, can memorize numbers on a screen in 0.1 seconds, which is much, much faster than any human. Yes. But a chimp sees what is that particular number. But a human sees what can be done with that number.
दोनों में डिफरेंस ये है कि चिम तो सिर्फ नंबर देख रहा है, याद कर रहा है और हो गया उसका काम, लेकिन इंसान उस नंबर को देख रहा है और ये देख रहा है इस नंबर का मैं कर क्या सकता हूँ, पॉसिबिलिटीज जिसकी आप अभी बात कर रहे हैं। Yes. So that again is a very, very relevant statement. हाँ Because I think as we progressed in evolution, the way we store our memories have also changed. Okay. So if you look, memory की processing कहाँ होती है? They happen in an organ called amygdala, which is the size of my little finger. हमारे यहाँ यहाँ इस लोकेशन में 2 amygdala होती हैं. तो amygdala क्या है? Amygdala is a master editor. तो वो क्या करता है? वो एक मेमोरी को लेता है, उसको एक इमोशन के साथ जोड़ता है. जैसे हमारे फिल्म्स थे ना पुराने जमाने में, एक फिल्म्स जो मल्टीपल पिक्चर्स थे उसको हम रन करना है सो दैट यू हैव ए मूवी कमिंग अप, उसके बगल में देयर यूज्ड टू बी ए ट्रैक फॉर ऑडियो एंड म्यूजिक. Okay, so you have to combine both the pictures with the audio. So similarly, amygdala combines an event with a memory. And ultimately, how is memory stored in humans? It is stored as a combination of an event with an emotion. And where are humans' emotions processed? In the right hemisphere. So, and now if you see, we have different layers of brains. हमारा एक ब्रेन है, सबसे प्रिमिटिव ब्रेन है, जिसको हम बोलते हैं लिम्बिक कॉर्टेक्स. वो सबसे डीप है. इसको हम बोलते हैं एम्फीबियन ब्रेन या रेप्टाइलियन ब्रेन. इसके खास करके 3 फंक्शन ही होते हैं. क्या है फंक्शन? एक तो टू रन, दैट इज टू फ्लाइट, या झगड़ा करना, विच इज फाइट, और रिप्रोड्यूस. दीज आर द ओनली 3 कार्डिनल फंक्शंस व्हिच इज देयर फॉर एन एम्फीबियन और ए रेप्टाइलियन ब्रेन. बिकॉज दोज आर द ओनली थिंग. इट्स अ सर्वाइवल. मतलब जब तक आपको फंडामेंटली आपको सर्वाइव करना है. स्नेक क्या करता है? सर्वाइव करता है. उसका और कोई पर्पस नहीं है. यू जस्ट नीड टू सर्वाइव. एंड देन यू हैव ए मंकी ब्रेन व्हिच इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द amphibian or reptilian brain and the human brain. So that these are actual structures. I'm not telling you metaphorical things. And then on the top you have the human brain. And how is human brain evolved than rest of the animals or rest of the things? Because we are driven by emotions, by feelings, by compassion, by connectedness, by empathy, and these are much more higher qualities. तो अगर मैं इसको समझूं, जो बीच वाला पार्ट आपने बताया, रेप्टाइल ब्रेन जिसकी बात कर रहे हैं, दैट इज कॉमन बिटवीन एवरीबॉडी. Yes. इवन इफ दे आर एनिमल्स एंड अस, इट्स कॉमन. हमारे में भी है, रेप्टाइलियन ब्रेन है, और सब एनिमल्स में भी होता है. हमारे में भी सब में होता है. अच्छा. इट्स मोर और लेस. इट इज मच मोर प्रीडोमिनेंट इन amphibians and reptiles. उसमें बहुत ही ज्यादा. डायनासोर्स में it is, but that is why they need to survive. So that part is common. Yes. In everybody. Yes. Including animals and humans. Yes. And then on top of that, we have a You have a separate monkey brain. We have a monkey brain. So for us, as we keep on developing higher and higher programs, ऐसा नहीं है कि हमने पुराने कंप्यूटर्स को हटा दिया. वो कंप्यूटर्स हैं, लेकिन you have a newer computer which supersedes them. अपग्रेड होता गया वो अपग्रेड होता गया. Built upon top of that. देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग थिंग बताऊंगा. If you see over a period of time, humans have evolved from a competition to a collaboration. Okay. So reptilian brain is fundamentally based on competition. Okay. So that's the reason, if you have to grow spiritually or to grow well and all that, you need to evolve. So you have to move from a competition to a collaboration. So as we become more and more collaborative, our higher brains come into focus. And the whole idea of the higher brain is to collaborate. So we find that collaboration is a much more powerful synergy than competing. Competing में आपका exclusion हो जाता है, whereas collaboration you can collaborate, grow together. अगर मैं वापस से मेन टॉपिक पे आऊं, जैसे हम ब्रेन पोटेंशियल की बात कर रहे थे, है ना, आपने एक चीज बोली, इफ वी कैन इंक्रीज आवर डोपामिन रिजर्व्स, दैट विल एनहांस आवर ब्रेन पोटेंशियल एंड इंटेलिजेंस. व्हाट एल्स कैन बी डू टू इंक्रीज आवर ब्रेन पोटेंशियल? एब्सोल्युटली. सो देखिए, आपको आपकी मेमोरी इंक्रीज करना है. सो वन थिंग इज यू नीड टू प्रैक्टिस रिपीटेशन. सो जो भी चीजें पहले श्रुति करके बोलते थे, वेदास पढ़ते थे, ठीक है. सो एंड पीपल यूज्ड टू नो, नाउ इन एंशिएंट इंडिया दे यूज्ड टू डू रोट लर्निंग. इन वेस्टर्न फिर उन्होंने बोला कि नहीं, रोट लर्निंग अच्छा नहीं है, वी नीड टू टेल देम अबाउट लॉजिक एंड ऑल दैट, बट नाउ दे गोइंग बैक टू रोट लर्निंग बिकॉज यू फाइंड व्हाट इज रोट लर्निंग मींस यू मेमोराइज समथिंग, लर्न बाय मेमोराइजिंग समथिंग. तो हम बार-बार वेद उच्चारण कर रहे थे ना, जैसे दुर्गा सुक्तम है, जात वेद से मैं भी करता हूँ. आई आल्सो डू वैदिक चैंटिंग. सो व्हेन यू डू वैदिक चैंटिंग, इट प्रोवाइड्स यू ऑडिटरी इंटेलिजेंस, इट इंक्रीजेस योर मेमोरी. इसी पे क्योंकि बात हो रही है, तो मेरा बहुत पर्सनल क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा. सो आजकल आप प्रेमानंद महाराज, उनको भी शायद देखा हो या ऑब्जर्व किया. विराट कोहली भी अभी प्रेमानंद महाराज के पास होके आए हैं इनफैक्ट, एंड उनका भी ये कहना है कि जब से विराट कोहली प्रेमानंद महाराज के पास गए हैं और उनके कहने पे वो नाम जप करना शुरू किया है. जैसे नाम जप हो गया कि मैं एक रिपीटेटिव मोड में मंत्रा चैंट कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, राधा 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 राधा, मैं ऐसे नाम जप कर रहा हूँ. एक पर्टिकुलर मैंने भगवान का नाम ले लिया, मैं उसको रिपीट करे जा रहा हूँ
और मैं उनके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। एक तो हो गया स्पिरिचुअल कनेक्शन, कि मैं किसी पर्टिकुलर गॉड को एक विजुअलाइज कर रहा हूँ और उनके साथ मैं स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट मैं न्यूरोलॉजिकली में समझना चाहता हूँ कि जब हम ऐसा नाम जप करते हैं, क्योंकि आप रिपीटेटिव की बात कर रहे थे, तो इसमें भी रिपीट ही करते हैं हम बार बार एक चीज को, ब्रेन में क्या होता है उस टाइम पे? So नाम जप in a way is something called as mindfulness. ओके ठीक है, and mindfulness is now a big therapy in psychiatry. ओके What is mindfulness? It's not a big thing. Mindfulness is passively observing your thoughts. हाँ ठीक है, I think one of the biggest problems we have is we attach or we have a lot of attachment to our thoughts. हमारा थॉट्स क्या है? जैसे कि ट्रैफिक जा रही है, आपने एक लाल गाड़ी को देखा, ग्रीन गाड़ी को देखा, ब्लू गाड़ी को देखा, आर यू गेटिंग अफेक्टेड बाय इट? You're not. It is just passing by. या And now that's the same thing with thoughts. That's the thinking about mindfulness. It was there in our ancient literature also. ठीक है, so we believe in our Vedic literature. It is said that the thoughts flow to our minds very very passively, and it flows through everybody. Even enlightened soul will have all kinds of thoughts passing through that person. Okay, but the difference is that we get attached to these thoughts and we start reacting to it, whereas that person is able to develop a third person perspective towards the thoughts. और देखिए, unfortunately in the current situation it is very difficult for us to develop a third person perspective. Why is it difficult? Because we got tangled in this modern life. You know, एक तो हमारे डोपामिन रिजर्व कम हो गई है, हम लोग डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया में पड़े हुए हैं, हम लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं. मल्टीटास्किंग इज सो बैड. You know, if you see Warren Buffett, he says 1 out of 5 rule. I don't know if you know 1 out of 5 rule. 1 out of 5 rule is about focus. तो वारन बफे ने बोला कि अगर आपको आपकी जिंदगी में कुछ आपको अचीव करना है, आप अपना 25 टॉप मोस्ट थिंग्स लिख लो, उसमें से नीचे जो 20 है उसको हटा दो आप. अच्छा, वो चीजें आपको नहीं करना है, और पहले 5 वाला ही लो और वही वाला आप परस्यू करो. क्योंकि अगर वो 20 वाले फॉलो करेंगे तो यू बी 100% श्योर यू आर गोइंग टू बी डिवेटेड फ्रॉम लाइफ. इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक 80-20 रूल, whatever it is, which fundamentally means that we have lost focus. We are multitasking. Our cerebral reserve has come down. We cannot even read a book carefully. You know, किताब पढ़ेंगे, 2-3 पेज पढ़ेंगे, उसके बाद रेस्टलेसनेस आ गया, उसके बाद हमें नेटफ्लिक्स डालना है. सो व्हाट कैन वी डू? अगर आप देखेंगे हमारे शास्त्रों में बताया गया कि ये कलयुग का कैरेक्टरिस्टिक है. इन कलयुग द पर्सन इज सो मच ओवरवेल्म्ड बाय हिज और हर थॉट्स that the person cannot rationally think or do anything properly, and the only way for that person to come out is to do naam jap. So when you do naam jap, you are fundamentally applying mindfulness. So आप जब नाम जप करते जाते हो, क्या होता है, आप नाम जप कर रहे हो, so you are able to hear the naam jap, and then at the same time you will see that there are still thoughts coming correct through your mind, but now you start developing a third person perspective towards the thoughts. You no more attach yourself to the thoughts. आपको लगेगा हाँ आ गया. लेट अस से आप कर रहे हो, आपने अपने किसी दोस्त के बारे में सोचा, आपने सोचा यार उसने मेरे से इतना पैसा ले लिया, मेरे को वापस नहीं दिया है, राइट, एंड सडनली यू आर गेटिंग अ थॉट ऑफ एंगर. एट दैट पॉइंट व्हाट कैन यू डू? यू हैव टू जस्ट से, ओह आई गॉट अ थॉट ऑफ एंगर. So moment you label a thought, that thought is going to go away, just like the traffic you see on the road. Correct. Moment you label a car, अच्छा ये मर्सिडीज कार है, तो गाड़ी चला गया. अगर आप जाके उस मर्सिडीज के साथ जैसे कुत्ते भौंकते हैं ना, उसके पीछे भाग रहे हो, अरे भाई ये उतरो भाई, उसके साथ झगड़ा करोगे, यू आर गेटिंग इन्वॉल्व विद द थॉट, दैट इज गोइंग टू बी डिजास्टर. राइट. सो फंडामेंटली आई एग्री, नाम जप हैज अ साइंटिफिक प्रिंसिपल, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिफिक प्रिंसिपल इट्स बेस्ड ऑन इज माइंडफुलनेस. सो यू कैन डू, देयर आर वेरियस mechanisms of doing mindfulness, a lot of apps, and you can see that there are number of studies, proper scientific studies which have been done using fMRI, using connectomic studies of the brain, which have shown that people who practice mindfulness, उनकी जो brain connectivity है, that improves by almost 70-80%. So there are different techniques of mindfulness. For us, I think as Indians, because we are very emotionally bonded, and that's an advantage. That's a very good advantage, because ये जो भक्ति और श्रद्धा है ना, this is a very very precious commodity, जो हर देश में नहीं होता है. Correct. ठीक है, हमारा fortunately it's been ingrained in our culture. So अगर हम वो भक्ति और श्रद्धा से वो नाम जप करें, so we are exerting a very very powerful mindfulness on our brain, and which allows us to have a third person perspective on the thoughts. And moment you have a third person perspective, क्या होता है, your thoughts slow down. You stop engaging in too many things, or stop reacting unnecessarily. You stop reacting, and once that happens, what happens? You have come out of the traffic into a silent room, and now you have a lot of space to deal with a lot of things. I'll tell you my experience that happened.
जब मैंने शुरू किया और कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इसको आई थिंक ऑलमोस्ट जस्ट 1 ही महीना हुआ है शुरू किए। जब से मैंने शुरू किया है ना, तब से मैंने अपने बारे में ऑब्जर्व किया दैट आई बिकम अ लॉट मोर काम, हम्म पीसफुल। इनफैक्ट नॉट जस्ट मी, पर्सनली जो मैं अपनी लोगों के साथ जिनके साथ पहले बात करता था रेगुलर बेसिस पे, और वही लोग अब मुझे ऑब्जर्व करते हैं, उनका ये कहना है कि तेरी आवाज़ में, तेरी टोन में, तेरे बिहेवियर में एक कामनेस एंड एक पीस आ गया है। तो मेरा अब सवाल ये है कि दिस माइंडफुलनेस, हाउ डज दिस मेक मी पीस एंड कामफुल, ये कैसे होता है, हाउ डज दैट इम्पैक्ट? दैट्स अ वेरी नाइस एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए, मैं भी एक ट्रैवलर हूँ। हाँ। इट इज़ नॉट दैट आई हैव रीच्ड, आई एम ऑल्सो वेरी मच अ ट्रैवलर लाइक यू, हाँ। and I'm making my journey. Perhaps the only advantage I have is I've been studying brain very closely, राइट। so perhaps I would have a slightly deeper insight. But I fundamentally feel that today we are overburdened by our thoughts. हम्म। We have too many things going in our brain, and that creates the mind. And mind is a brute. You cannot fight the mind. अब देखेंगे, आप जितना माइंड को फाइट करेंगे वो कर नहीं पाएंगे. Now, if you look at components of mindfulness, what exactly does it evolve into? It evolves into the art of pursuing limited choices. हम्म। So you become more focused. आप सब चीज़ों को नहीं देख रहे हो, आपने एक दो चीज़ों को लिया है, उसको आप पकड़ रहे हो. तो उसको करोगे तो आपकी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना, जो आगे का हिस्सा ब्रेन में, इसमें जो रीवायरिंग होगी बहुत बढ़िया सा हो जाएगा. यू स्टार्ट गेटिंग इनटू द जोन. आपकी zen जो जिसको बोलते हैं। हाँ, आपकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ब्रेन में, उसकी अलग हो जाएगी. देयर समथिंग कॉल्ड एज एन अल्फा थीटा डिसोसिएशन. हाँ। जो ईईजी जो होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, यू डू इट. आपकी जो बीटा एक्टिविटी है वो कम हो जाएगा. आपकी जो डिफॉल्ट मोड नेटवर्क्स है वो कम हो जाएगा. टीपीएन है जिसको बोलते हैं टास्क पॉजिटिव नेटवर्क्स, वो बढ़ जाएगा. ठीक है. इट स्टार्ट्स गिविंग यू ए थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स थॉट्स. देन द अदर पार्ट ऑफ माइंडफुलनेस इज आर्ट ऑफ लिसनिंग. हमारा माइंड इतना रेस्टलेस है कि मोमेंट द अदर पर्सन स्टार्ट स्पीकिंग, वी आल्सो स्टार्ट स्पीकिंग. करेक्ट. Okay, so I think that is also a component of mindfulness where you have to develop the art of listening to other people. And you will find that as you start listening to the other people, दूसरों का जो सफरिंग है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. राइट. बिकॉज बहुत बार लोग ये नहीं, वो सिर्फ अपना आइडियाज एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, वो बस ये चाहते हैं कि भाई वो दूसरा बंदा मेरे सुन ले, थोड़ा रैंट करना है बस मुझे. हाँ, मेरे को रैंट करना, भाई तू सुन ले मैं जो बात कर रहा हूँ. सही बात है. आप उसको अच्छी तरह श्रद्धा से सुन लेंगे, आपको कुछ नहीं करना है. उसकी जो सफरिंग है, उसकी जो दुख भरी कहानी है, वो अपने आप धीरे धीरे कम हो जाएगा. करेक्ट. बहुत बार पेशेंट्स के अटेंडेंट्स मेरे पास आते हैं, उनके कोई रिश्तेदारों का, उसका भाई का बहन का ब्रेन ट्यूमर है, वो 1 साल में मर जाएगा. वो रो रहे हैं. And now as a doctor, what can I do? I cannot stop his death. He has a malignant tumor. He's anyway going to die. Now if he's crying, I cannot. What I can do? I can just patiently listen. I don't have to react. वो जैसे ही अपना दुख बोलते जाएंगे, उनको भी पता है वो नहीं जिएगा, जो हो गया हो गया. वो 10-15 मिनट के बाद उनकी दुख ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा. दे मे नॉट एडमिट इट, बट ये प्रोसेस, इंटरनल प्रोसेस उनमें हो जाएगा. देन द आर्ट ऑफ एक्सपीरियंसिंग. हम लोग ना, वी हैव फॉरगॉटन हाउ टू एक्सपीरियंस एनीथिंग. हम लोग सिर्फ देख लेते हैं, एक्सपीरियंस नहीं करते हैं. जैसे ये कमरा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बट हाउ मेनी ऑफ अस कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस दिस रूम? वी आर टू बिजी लेबलिंग दिस. अच्छा ये किताब है, वो किताब है, ये किताब है. हाउ मेनी टाइम्स डू वी हैव द कैपेसिटी टू जस्ट एक्सपीरियंस? राइट. दैट अगेन विल एनहांस योर माइंडफुलनेस. द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस ना, हमारा थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा अलग है. एक्सेप्टेंस, हम सोचते हैं कि एक्सेप्टेंस ये है कि वो बंदा जो चिल्ला रहा है आपके ऊपर, हमने उसको सहना है तो हम एक्सेप्ट करते हैं. वो नहीं है एक्सेप्टेंस. एक्सेप्टेंस इज, मान लीजिए आप पूरा दिन आप काम करके आप अपने घर में गए. आई एम नॉट सेइंग आई एम सक्सेसफुल, बट आई थिंक दिस इज एक्सेप्टेंस. आर यू मैरिड? नो, नॉट येट. ओके, डू यू हैव ए गर्लफ्रेंड? I hope so. Okay. So let us say it's in the process. You have worked the whole day. And let us say you plan to go for dinner. Yeah. And then you are late. And by the time you reach, your girlfriend is absolutely angry. Hey, tu kya? She's shouting at you. Now, what do you think is acceptance? Is acceptance listening to her quietly and then saying, ha bhai, I'm sorry? I think acceptance is that listening to her and feeling joy inside. कि अरे भाई देखो कितनी बढ़िया चिल्ला रही है मेरे ऊपर, and I'm feeling so happy inside. That is mindfulness. Yeah, that's true. Can you practice that? That has actually happened, by the way, in the last few days. The way I have reacted to her telling me her stories is a very different way of how I would have behaved with her or listened to her in, before I started doing mindfulness. Absolutely. तो ये तो फर्क आया, ये मैं मानता हूँ. So that is, I think, acceptance. The other is act of fooling your mind. ये माइंड जो है ना बहुत ही दुष्ट है.
सब कुछ बढ़िया जा रहा है, इट विल पुट यू ऑन सस्पिशियस थॉट। राइट। सब कुछ बढ़िया हो गया, आपको लगेगा कि जैसे मान लीजिए आपके दोस्त आके ये स्पेंड सम टाइम विथ यू आर एंजॉइंग, एकदम बोलेगा यार इतने दिन के बाद ये क्या चाहता क्या है। करेक्ट। So that is a thought which is, I'm not saying that is wrong, you need that for survival instinct. करेक्ट। But the problem is you should not get affected, you should look at it from a third person perspective. So, so how can you fool your mind? Let us say you want to become, let us say, CEO of a big company, just giving an example. So how can you fool your mind? If you tell your mind, I want to become a CEO, I want to become the mind may not listen. But let us say you start behaving like a CEO. You start behaving like a CEO. How do one behave like person who they are not? मेरे को उतना एक्सपीरियंस नहीं है because I'm not a CEO. हाँ, नहीं बट But कुछ भी I एग्जांपल can, ले लेते हैं। I'll give you an example. हाँ। Like I wanted to become a doctor हाँ। very much, ठीक है। and I was below average, and this was maybe 40 years back, and I really wanted to getting into medical entrance. Then what I started to do is I would lock the room, then I would wear a stethoscope, and then I would wear an apron, and then I would emotionally start feeling like a doctor. Wow, you have done that? I've done that. Okay. And as I kept on doing it, हाँ। the negative thoughts that I may not become a doctor slowly started ebbing. Wow. So I feel over here what is happening. I feel that the Durga in your brain is overtaking Mahishashur. Wow. So you are allowing your emotions, your empathy, your feelings to get over the logic and reasoning. आप थोड़ी जो बात कर रहे हैं ना, you're talking more or less like how manifestation works. Yes. Right? So manifestation में भी यही होता है कि हम ये नहीं बोलते कि मुझे ये बनना है, करना है, करना है. We tell we have already done it. Yes. जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को जैसे आपने सीईओ की बात की, डॉक्टर की बात की, अब किसी को चाहिए कि यार मेरे पास 30 करोड़ मेरे को चाहिए, 1 करोड़ मुझे कमाना है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि मुझे 1 करोड़ कमाना है, मुझे 1 करोड़ कमाना है, या मेरे पास आ जाए। आप ये बोलोगे मेरे पास 1 करोड़ है, उस 1 करोड़ से मैं ये कर रहा हूँ. सो यू ऑलरेडी स्टार्ट telling your brain that I already have this and I'm doing this and these things with that money. Absolutely. तो अब मुझे न्यूरो पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है how it changes your brain when you start telling yourself कि मेरे पास ये ऑलरेडी है वर्सेस मैं ये चाहता हूँ. चाहत और होने में दोनों में डिफरेंस है. शाहरुख खान भी इसमें ना बहुत अच्छी स्टेटमेंट बोलते हैं. वो कभी भी ये नहीं बोलते कि मैं आई वांट टू बिकम द बेस्ट, वो हमेशा ये बोलते हैं कि आई एम द बेस्ट. सो बोथ स्टेटमेंट्स डिफरेंट है, एंड गोल वही है बेस्ट, बट कहने का तरीका, उसका भाव, उसमें एक्ट करने का तरीका, दोनों में बहुत फर्क है. तो मुझे थोड़ा बताइए उस पे. See, I think all successful people inherently know about this. हाँ. Anybody who has become or gained any element of success, they know about it. So you're saying manifestation, or you're fooling the mind. So fundamentally, and unfortunately, the science says that the left side is the dominant brain. But we know that the right side has got emotions and feelings. I would say that by acting or feeling like what you are, like you're saying that I am the best. So आप जब I am the best बोलेंगे, what is happening? You are having a certain degree of powerful emotions inside you. Right. You're feeling happy. You're feeling empathy. So we have to understand that these are the emotions which will actually manifest things in our life. You can never manifest anything from logic, from reasoning. वो जरूरत है. लेकिन आपका जो vision जब आता है, in that vision, when you bring an element of emotions and feelings, that is what ultimately leads to manifestation. So as a scientist, neurologist, neurosurgeon, you agree some degree of manifestation work? Manifestation is an established thing in psychiatry and psychology. It works. Oh yes, it's no more. It's not esoteric. हाँ. These are all. बहुत लोग pseudo science मानते हैं उसको. No. There is enough evidence available. I can take out so many well valid scientific papers. अच्छा. Okay, it's all very well established. That manifestation works. See, they call it in different things. For instance, mindfulness. हाँ. हमारे यहाँ पे था, but now when they wanted to incorporate it into science, they had to call it something more elegant so that it's more easily accepted by people. So they called it as mindfulness. हाँ. Now you find that in some institutes, for instance, Oxford में आप जाएंगे वेबसाइट में, almost 30-40% of the psychiatry is mindfulness. They're moving away from pharmacotherapy into mindfulness. Interesting. मैं वापस फिर से उस टॉपिक पे आऊँगा, ठीक है. हमने बात की कि हमें अपने ब्रेन का अगर पोटेंशियल हाई अचीवर्स जैसा बनाना है, एक तो हमें डोपामिन रिजर्व्स को इंक्रीज करना होगा, दूसरा हमें अपनी मेमोरी को शार्पन करना होगा, अपने फोकस को इंप्रूव करना होगा. व्हाट एल्स कैन वी डू? अपनी माइंडफुलनेस बढ़ानी होगी. अगेन माइंडफुलनेस बढ़ेगी तो हमारा फोकस बढ़ेगा, हमारा मेमोरी बढ़ेगा. देखिए, मैंने आपको बताया था कि one most important thing is what we should do in order to prevent our brain. So in that I have spoken about avoiding dopamine addiction. Right.
So I think most important we should stop doom scrolling on social media. ये जो especially ये few seconds के जो होते हैं ना, हाँ, उसका आप रील्स scroll आती है करते जाओ, that is a sure way of depleting your dopamine. ठीक है उससे आप खत्म हो जाओगे. The other things what can increase, let me summarize. हाँ One is repetition with emotion. लाइक चैंटिंग हो गई Yeah. हाँ So when you recite something and you keep on repeating it, so that actually reinforces your. हाँ So personally मैंने देखा है कि whenever I have started doing Vedic chanting under a group, so I do Rudram, I do Mantra Pushpam, and I find that I do Durga Suktam हाँ because I feel Durga Suktam is something which stimulates you, right? हम्म And I believe that Vedic chanting is it's in neuromodulation. न्यूरोमॉड्यूलेशन क्या होता है? आई डू लॉट ऑफ सर्जरीज. जैसे किसी को पार्किंसंस बीमारी है, हम उनको एक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन डालते हैं. अच्छा तो एक बैटरी है जहाँ पे करंट देती रहती है, ब्रेन को स्टिमुलेट करती रहती है. किसी को दौरे पड़ रहे हैं, यहाँ पे एक वेगल नर्व स्टिमुलेशन करके डालते हैं, तार को यहाँ पे डालते हैं, उसकी यहाँ पे एक बैटरी होती है. सो ये नर्व को स्टिमुलेट करती है जो अंदर जाके पूरे ब्रेन को इनिबिट करती है, जिसकी वजह से दौरे कम हो सकते हैं. इसको हम वेगल नर्व स्टिमुलेशन करते हैं. ओके ठीक है. इसी तरह मैं समझता हूँ कि जब भी आप वैदिक उच्चारण सही, एंड वैदिक चैंटिंग इज समथिंग विच you cannot do it like a reciting a something like a bhajan. It has to go in a certain frequency and then repeat it and if you do it in a certain frequency, it acts like neuromodulation. So that's also like mantra japa or whatever, as you do it, it's very therapeutic. I do it. I'm not saying everybody should do it. There are many ways to do it. This is one of the ways I found useful. Third most important thing is deliberate discomfort. challenging. We should get used to be exposed to situations of deliberate discomfort. Right. हम लोग हर समय सोचते हैं यार हमें कंफर्टेबल रहना है, यार कंफर्टेबल रहना है. यहाँ पे मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा. आपने लाइफ ऑफ पाई देखा होगा. बिल्कुल. ठीक है. मूवी इज इट्स अ रिमार्केबल मूवी. अमेजिंग विजुअल्स, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. बट इसमें होता क्या है? एक बंदा है जो बहुत ही सिंपल बंदा है, वेजिटेरियन है, साउथ इंडिया से है, बहुत ही अच्छे पेरेंट्स हैं, उनकी जू है, वो लोग बेचारे शिफ्ट कर रहे हैं और कहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ बिजनेस नहीं चल रहा है. स्टॉर्म आता है, दोनों पेरेंट्स मर जाते हैं. ठीक है. ये एक बोट में जीवित होता है एंड ही इज टोटली ब्रोकन बिकॉज नाउ ही इज बीन एक्सपोज्ड टू सिचुएशन व्हिच ही हैज नॉट बीन एवर ट्रेन्ड इन लाइफ टू बी एक्सपोज्ड टू. इट्स जस्ट अ सिंपल टर्न. एंड उस बोट में एक टाइगर होता है. पहले और कुछ जानवर होते हैं, फिर टाइगर आता है. टाइगर बाकी जानवर को खा लेता है. इट्स ब्रूटल, खा लेता है. फिर वो और टाइगर वो शेयर करते हैं बोट को. टाइगर हर समय इसकी यही डर रहता है कि कहाँ टाइगर इसको ना खा ले. And ultimately they survive. Okay. Now here the question is, who is the most important person which allowed that person to survive? That's the question. Okay. And I sincerely believe it was a tiger. Why tiger? Because that tiger allowed neurostimulation in him. It rewired his brain under such a short span of time that he was able to evolve himself. So he was put into a situation of extreme acute discomfort, which is of course a very extreme situation. I'm not saying everybody should be there. Okay. But because of him getting exposed to this extreme discomfort, his brain evolved. He suddenly understood mechanisms. He suddenly gets intelligence on how he can survive now. Okay. वो बोट से कुछ करता है, इसको कुछ करता है, उसको कुछ करता है. Similarly, we have tremendous growth in our brain only when we get exposed to situations of extreme discomfort. And this extreme discomfort, or I'm not saying extreme, at least deliberate discomfort. Deliberate discomfort तब होता है जब भी change होता है. ठीक है. तो आजकल people are very, they cannot adjust to changes. People want everything absolutely constant. कुछ भी हिल गया, किसी ने कुछ वो बुक का केस भी हिला दिया, भाई किसने हिलाया, मैंने तो इसको ऐसा रखा. No. So I think we should get exposed to exercises of deliberate discomfort and changes. How do you create deliberate discomfort everyday routine में? There are many ways. One mechanism is आप एक कुछ नई चीज करो. जैसे आप बुक रीड करते थे, बुक रीड करना शुरू करो. Exactly. Here I would like to recite the story of Buddha. Okay. All of us know the story of Buddha, but I'm going to tell it to you in a different perspective, from a very scientific perspective. Will be interesting. Okay. So बुद्धा बिफोर ही वॉज बॉर्न, कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि भाई आपका या तो बहुत बड़ा किंग बनेगा या बहुत बड़ा संत बनेगा. तो राजा जो थे, उनके फादर थे, ही इज अ वरीड मैन. ये बोलते हैं कि भैया ये संत बन के चला जाएगा तो मेरा देश राजा हु इज गोइंग टू लुक आफ्टर द किंगडम. सो देन द किंग सेज ओके, मैं इसका एनवायरनमेंट में इसको इतना कंफर्टेबल रखूंगा कि ये कभी इसको कुछ डिस्कम्फर्ट होगा ही नहीं. तो ये हर समय राजा ही बन के रहेगा. ओके. And then he is kept, he has 8 summer palaces, 300 dancing girls, and he is only surrounded by the most handsome and beautiful people
who catered to his every, जो भी खाना चाहिए वो हो जाता था पेश, जो भी कुछ करना immediately आ जाता था. And they were tutored by his father कि भैया अगर कभी भी वो पूछेगा कि दुख क्या है, आपको नहीं बोलना है दुख क्या है, हाँ. आपको बोलना है कि आप बहुत खुश हो, क्योंकि अगर आप बोलोगे दुख क्या, आपका सर मैं काट दूंगा. अच्छा. Because my objective is that he should always be happy, he should always be comfortable, हाँ. he should never be at discomfort. And that is a situation Buddha was raised. Now what happens to Buddha? Buddha suddenly finds that there is always an innate restlessness in him. And this restlessness never goes away. और ये बढ़ते 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 जा रहा है हर रोज. और ये जब भी पास में जो है उनसे पूछता है कि अरे भैया मैं तो अंदर मेरा तो बहुत खालीपन है, रेस्टलेस है, बोर्ड है, मैं तो पागल हो रहा हूँ, आई एम नॉट फाइंडिंग एनी एंटरटेनमेंट इन एनीथिंग, व्हाट इज, डू यू आल्सो फील द सेम थिंग? जैसे नहीं महाराज, हम तो बहुत खुश हैं, आप भी बहुत खुश हैं, हाँ. आप खुशी से रहिए, आप तो राजा हैं, आप कैसे दुखी हो सकते हैं? एंड दे वर ओनली फेड विद दिस बर्ड्स. एंड फाइनली ही कम्स टू अ पॉइंट ऑफ गोइंग मैड बिकॉज देयर वाज सो मच ऑफ innate suffering in him, despite absence of any physical circumstances or absence of any disease or anything else. He was perfectly healthy, but still he was suffering. कि एक दिन वो अपना चैरियटर जो है चना, उसको देखता है, उसको तरस आती है. उसको बोलता है नहीं मैं तो इसको बहुत चाहता हूँ, इसको मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सिटी घुमा देता हूँ, थोड़ा रियलिटी दिखा दूँ इसको. तो ये रियलिटी में ले जाता है. तो सबसे पहले क्या देखता है बुद्धा? एक देखता है कि शहर जो है वो बिल्कुल गरीब गरीब है. Because he was always in the palace, which was extremely rich. People were always smiling, always handsome, always beautiful. The first thing he notices is that there is an heterogeneous population. बहुत कुछ बुड्ढे हैं. Some people are unattractive. Some people, it's very dirty, very filthy. There are dogs going. ये बोलता है भाई, why is it so dirty? He says that is how it is. And then they find a person who has some disease. He is lying on the ground coughing. ऐसे भाई इसको क्या हो गया? इसको बीमार हो गया. बीमार क्या मैं भी पढ़ सकता हूँ? हाँ आप भी पढ़ सकते हो, कोई भी पढ़ सकता है. So then suddenly there is a realization. Then he goes on, he finds one person dead. He says, भाई ये क्या है? ये तो मर गया. तो बोलता है कि मृत्यु क्या है? क्या मैं भी मरूंगा? कोई नहीं रोक सकता. हाँ आप भी बुढ़े हो गए, आप भी मर जाओगे. So that strikes him, and then he finds a sage who is absolutely peaceful. ये क्या है? So he says he is a person who has translated everything. Okay, of course you know the rest of the story. But my question to you is, who is the person who played the nodal part in Buddha becoming the sage that he has become or saint that he has become? The chariot. Try again. Buddha only. Try again. Okay. And if I'll tell you the answer, you'll realize it. His father. Absolutely right. His father. His father thought that he is going to barricade him from all the discomforts, and then he's going to feel comfortable. Didn't happen. What happened? He experienced severe dopamine depletion. उसकी जो dopamine reserves है वो खत्म हो गई थी. He was going crazy. Okay, and he was having that innate suffering. इसको क्या बोलते हैं? There is a spiritual term to this. This is called as an existential suffering. Okay, and what is existential suffering? जब आपका सब कुछ ठीक जा रहा है, आपका let us say you don't have any disease, आपके पास पैसा भी है, सब comfort से, आप सोचोगे कि now I'm happy. But when you sit, you find that there is an inner emptiness. You're not actually happy. And let us say if you are able to sit just with yourself for 10 minutes even. Not 10 minutes, try half an hour, 1 hour. Don't go out of the room. And no distractions, no mobile phone, no calling anybody, just sit. You'll feel that feeling is building up inside you. This is a term which is defined in Hinduism as dukkha. Dukkha doesn't have a proper English translation. We think dukkha is suffering, it's not. Dukkha is that innate sense of suffering or existential suffering which everybody has. The only thing is they have lost the capacity to experience it. The closest word to dukkha in English is called as angst. A-N-G-S-T, which is a German word. But even that doesn't define dukkha properly. Dukkha is that word, and that is experienced by everybody. And that is the deliberate discomfort which you need to experience if you want your brain to rewire. Because when you experience the deliberate discomfort, आप जब भी कोई चीज करते हो, क्या होता है? पहले आपको एक डिस्कम्फर्ट होता है, आप इमीडिएटली उसको छोड़ देते हो. बट इफ यू कीप ऑन सफरिंग, दैट मैं ऑपरेशन में पहले करता था, ठीक है, तो मैंने जैसे ही शुरू किया, मेरे को इतनी दिक्कत होती थी. आई यूज्ड टू थिंक अरे ये तो 9 घंटे का ऑपरेशन है, इतना मुश्किल है. एंड आई यूज्ड टू रियली सफर. एंड आई यूज्ड टू जस्ट एक्सपीरियंस दैट सफरिंग. एंड व्हेन आई यूज्ड टू गो ऑन experiencing, suddenly what used to happen, that used to disappear and I used to get into zone. So the key to increase your dopamine reserve
or to get into a good mental state or framework, जिसको हम enlightenment भी बोल सकते हैं, I think is to go through a sense of deliberate discomfort. Because this is an innate thing with everybody. बट मुझे पूछना है कि आपने बताया कि मैं 9 घंटे सर्जरी करता था, अभी भी करते होगे इनफैक्ट, स्टार्टिंग में आपको बहुत सफरिंग फील होती, अब भी फील होती है? when you begin that surgery, like less and less, it becomes over a period of time, it becomes less and less. अब my question is, आप अपने आप को कैसे डिस्कम्फर्ट में डालते हो? There are so many things. So the tiger in the life of Pi is that deliberate discomfort which presents to you at every aspect of your life, spiritually speaking. And we should not run away from it. We should always be in a position to face it. Because we know that if we run away from it, it's going to come to us in some other way. And every time we keep on running away from it, engaging in some kind of a dopamine depletion activity, at some point it's going to come back in such a big way that we may not be able to tolerate it. So right from beginning, we have to develop a habit कि जब भी कोई भी challenging situation होता है, experience it, go through it. Tackle the situation as much as you can, suffer through it. And more you do it, the more capable you will become, the easier it becomes for us. इसी पे sorry, हाँ, मैं जब न्यूरोसर्जरी मैंने पहले ज्वाइन किया था, इतना मुश्किल था, I thought I'm going to give it up. Okay, it was very tough because we were working in the morning, we were working at the night, and it's one of the most toughest branches. And I was doing it from a very good institute, which was a very busy institute. So at one point, I thought I'll give it up. Okay, but then I thought, let me go through the discomfort. And when I accepted the discomfort, that means I have accepted the tiger. And then slowly over a period of time, I find that the discomfort was converting into bliss, into a zone state. And I started enjoying my profession more and more. So I think that discomfort is a very important key for anybody to evolve. It's the tiger, it's that missing link. It's the tiger in life of Pi, which we are always exposed in our lives. Some form of other. सब हर दिन होगा. अगर मैं आज घर जाऊंगा तो घर में कोई प्रॉब्लम होगी. ठीक है. My wife will say, भाई तुम इतना लेट आए हो, देखो ये कुछ नहीं हुआ, वो कुछ नहीं हुआ है. Or the maid will say, sir मैं कल नहीं आ रही हूँ. So every minute of our lives there will be discomfort. A person who transgresses all this is not a person where all these discomforts have got terminated, but despite all this turbulence happening, he is in a nice, peaceful state. Have you seen the image of Shiva, where he's doing Shiva Mantran with all this? What is that called as Rudra Roop, where the Shiva is standing and he's doing the dance, and then there are fireballs going all around. What does it signify? Shiva Tandam, or the dance of Shiva. You see, there are so many things happening around him. There are a lot of challenges coming. He's all the time filled with challenges. But at any given, you look at his face, he's totally peaceful. Because he has learned how to live with that sense of discomfort. इसी पे ना आगे मुझे पूछना है, बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है that they have certain kind of fears, right? And they feel that they are fears, while in reality they may not be a fear. Fear of certain kind, fear of a threat of someone doing something to them, or fear of going into a new place and finding it to be a discomfort, that they feel like कि उनके साथ कुछ बुरा हो सकता है. How do someone using neurowiring, neuroplasticity as a concept and putting themselves into discomfort make sure कि मैं इस चीज को अपने thoughts में ठीक कर पाऊं? देखिए, fear is something very, very deep. I don't know if I have the proper answer to it, but that is something which all of us go through it. And the contents may have changed, but I feel the context may have changed, but the contents are very much the same. By which I mean, हमारे एक गुरुजी हैं, I used to attend the spiritual classes, still do, but I won't bring that into here because I don't want it to look like a religious kind of a thing. But he used to say that the Neanderthal man used to fear lions and tigers. Okay, the modern man fears the stock market. But the bottom line is the fear has remained the same. So the contents have the contents have changed, but the context has remained the same. See, fear is something which all of us go through it, and we have to accept it. So if I do surgery, there is always a sense of fear that I get. It's not that I'm an inferior surgeon, but fear. Now, fundamentally, what is fear? There is a book called 1,000 Brains. It's a very nice book. If you have a time, you could read through it. Now, 1,000 Brain dwells upon a very, very interesting question. Okay. It says that our brain is only 1 or 2% of our brain is active. But most often the 98% of brain is not active. So what does this 98% of the brain actually do? Is it got no function or anything? What does it actually do? And then they have done a lot of studies and they came out with a very interesting proposition.
They said that the brain is nothing but a predictive model. So it keeps on making millions and millions and millions of predictions. So जैसे कि मैंने ये सोफा को देखा, ये चेयर को देखा, मैं इसके ऊपर बैठ गया. अब मैंने ये चेयर देखा है. Now my brain says that the temperature on this chair is supposed to be very cold. Okay. Now let us say we do an experiment whereby we put a heater under the table, and this is, let us say, 200 degrees centigrade. And I'll come and sit here. Now I'm going to put my hand here, and immediately my hands is going to burn. I'm going to withdraw. I'm going to shout in pain. Okay. Now if this happens 6 or 7 times, 8th time before I sit, I will be very careful because I will see, bhai ye garam to nahi hai. So my perception about this table is going to change. Now we have to understand that we carry the burden of genes coming from thousands and thousands of years. So the fear, what is translating through our brains, are mainly protective mechanisms being manifested by our genes and by our programs. So it can be hereditary as well. Yeah, it's coming down through. It's मतलब epigenetics is well known. अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स को स्पाइडर्स का फियर है तो हो सकता है कि आपको भी स्पाइडर्स का फियर हो. देखिए, in epigenetics people have done these experiments. And it's very well established. So they're very interesting experiments. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया? They have taken rats. Okay. Now they have kept 2 pots. I think this is what the experiment was. तो इसमें एक में पानी था, एक में, दोनों में फूड था. एक रेड बॉल था, एक ग्रीन बॉल था. So and whenever the rats used to go and have food from the red bowl, they used to be electrocuted. Electric means the current used to pass and they used to feel the current. It used to be unpleasant sensation. And this was carried on for some time. And then the rats were removed. After some time, these rats started avoiding the food in the red bowl. Now these rats were taken, they lived a full life. They had the children. The children also lived a full life. They had their children. Like this, they went on for 3 or 4 generations. And when they placed the 4th generation or 5th generation, those rats would not still go and touch the red bowl. So what is the reason? Is it that they would have communicated? Very unlikely. It's that all these programs are getting transmitted through their genetic structure, which is called as epigenetics. So it is well established that what has happened thousands of years ago, hundreds of years ago, are so deeply encoded in us that they manifest as protective mechanisms, which is likely to be fear. हम लोग जाके प्लेन में बैठते हैं, कुछ लोग बैठते ही उनको डर लगता है कि भाई कहीं गिरना ना जाए, टर्बुलेंस तो नहीं आ जाए. This is a protective mechanism because the body is telling the person, please double check, please see whether you're not going to have a crash or not. That's it. It's only a message. But we react abnormally to the fear. We start hyping it. So I think a fear is only a message. It is a feeling, and I can give my own personal experience. So when I became a neurosurgeon, now when I became a faculty, I had a very, very busy life. I would operate so many cases. And I was learning neurosurgery. I was learning how to do, because even after you train, you need to be faculty. How to slowly, learning curve is very difficult. And every time I would do a difficult case or a challenging case, and every time I would visualize something horrible happening. Like something going wrong or some major complication happening or something happening. And I would think that why is this happening? Why am I getting such horrible visions? When जब surgery तो बिल्कुल ठीक ही कर रहा हूँ. You're understanding what I'm saying? बिल्कुल. And then over a period of time understood that it's just a message from the brain that just be careful that this possibility can happen. Understand? And when I started understanding it from that perspective, so now when I do surgery, I keep on getting a lot of flashes of things which can go wrong. And these are flashes which makes me help to keep the surgery safe. हाँ, बट ये आपका पर्सपेक्टिव है ना. Yes. आपने अपने आप को उस पर्सपेक्टिव में डाला कैसे? क्योंकि बहुत लोग आप जैसे रिएक्ट ऐसे भी तो कर सकते थे कि घबरा सकते थे, एंग्शियस हो सकते थे, गिव अप कर सकते थे. बट ये आपका थॉट, आपके जैसे बहुत सारे हजारों लोग होंगे जिनको किसी ना किसी चीज का फेयर है, राइट? बट वो अपने थॉट को कैसे रीडायरेक्ट करें इन अ पॉजिटिव माइंडसेट कि ये जस्ट एक मैसेज है, मुझे बस इसको एक्नॉलेज करना है. हाउ डू दे क्रिएट दैट डिस्कम्फर्ट एंड फेस दैट डिस्कम्फर्ट? Well, it is very easy. They just need to understand why this is happening. So scientifically we know, I mean, there is evidence coming up that whatever fear mechanisms you have is more like a predictive mechanism. हर बार आपको fear, मान लीजिए एक 50 का बंदा हो गया, उसको कुछ पेन आया एक दिन, उसमें क्या बोलेगा, यार मेरे को हार्ट अटैक आ गया. एंड इवन बिफोर एनीथिंग हैपेंस ही इज ऑलरेडी गॉन, कि वो सोच रहा है कि मेरे को हार्ट अटैक हो गया, मैं मरने वाला हूँ, मैं खत्म हो गया हूँ, मेरी बीवी बच्चे रोड में आ गए हैं, मेरा पैसा. सो वो अपने ख्याल ही पलाव बना रहा है इन विच ही इज बिल्डिंग हिज ओन डूम्सडे. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मेटाकॉग्निशन. So nowadays if you see, metacognition is the highest form of intelligence. Okay. And metacognition again develops by all these techniques. So let us say if you have built up your dopamine reserve,
You build up the repetition, you develop deliberate discomfort, you change your behavior, have adequate sleep, all these practices, whatever you do, whatever I've told. Then you also develop metacognition, which is nothing but the ability to think about your thoughts. Okay. So every time you have something, you need to step back and say, एक मिनट क्या हुआ भाई, तुम्हें दर्द हुआ ना? हाँ दर्द हुआ। तो इसके साथ कोई ब्रेथलेसनेस हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ यहीं पे दर्द। कितने देर के लिए था? 2 मिनट तक। इस तरह के तो बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, ब्लड प्रेशर कैसा है भाई? कंट्रोल्ड है? हाँ कंट्रोल्ड है। हाँ, तो और क्या प्रॉब्लम है? डायबिटीज है? नहीं है। तो नहीं, वेरी अनलाइकली कि हार्ट अटैक हो, अभी तो बढ़िया हो, लेकिन एनीवे जाके चेकअप कर लेते हैं। अगर कुछ भी है तो उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सो यू आर अप्लाइंग मेटाकॉग्निशन टू योर फियर. When does fear go out of control? When you are not able to apply metacognition. For that, Okay. you have to have mindfulness. Yes. So everything is linked. Huh. And you develop metacognition. How do you develop metacognition? You develop it through mindfulness. Right. You develop it by understanding that fear is nothing but a message. It is just your body saying कि भाई ये चेक कर लो, एक चेकलिस्ट में देख लो कि भाई ये हो सकता है क्या. ठीक है. It is like somebody in your house. वहां से आवाज आया, आपने बोला अरे भाई देखो क्या है. ठीक है. तो बोल रहे हाँ भाई देख रहा हूँ क्या है. वो जाके नहीं, वो शायद कुछ चूहा था, सब कुछ ठीक है. अच्छा ठीक है. बट मान लो यू डोंट इवन गेट दैट इनपुट बैक, you are totally exposing yourself. Again, you don't have the tiger directing you. If you see evolution, 65 million years back we had dinosaurs, and then the asteroid hit, and for a long time we thought that the earth is going to be extinct, there are not going to be any more life on earth. And then came a species, I'm forgetting the name. This was a very benign species. Okay, and now since there were no more predators like dinosaurs, these species had a peaceful life for thousands of years. And over thousands of years, they forgot how to look after them, how to tackle a predator. So they would go without fear everywhere, जाते थे, जहाँ सोना है सोते थे. And then after some time, predators once again appeared. And when the predators appeared, they went and they had a field day. Because they would attack these creatures wouldn't fight at all. Because they've lost the ability to fight. Correct. And then within, I think, just hundreds of years, the entire species was wiped off. So that species had the shortest possible stay. So what happened to them? They have lost the ability to metacognate. They have lost, the fear would have been useful for them. Right. Their bodies have lost the ability to give that message back to them. There was no discomfort. There was no and there was no tiger on that boat. So as a result, आपने पूरी तैयारी नहीं की, तो जब एक कैलामिटी हुआ तो यू आर नॉट एबल टू फेस इट. करेक्ट. सो फियर इज सिंपली अ मैसेज कि भाई चेक कर लो, शायद ये हो नहीं, लेकिन एक बार देख लो ये तो नहीं है. द मैसेज इज नॉट कि आप उसके ऊपर हाइपर होके ख्याली पलाव बना ले कि भैया मैं बर्बाद हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, देखो मेरे बाप को भी हार्ट अटैक, मेरे को भी हो, मेरे को तो यही है, मेरा फेट ही यही है, मैं तो हार्ट अटैक से मरूंगा ही, भाई तुम्हारी वजह से मर रहा हूँ. देन यू स्क्रीम एट योर वाइफ, यू स्क्रीम एट अदर्स. यू अंडरस्टैंड, यू आर अननेसेसरली बिल्डिंग थिंग्स इन योर. आपने ना बीच में एक बात बोली थी कि हम 1 या 2% हमारा ब्रेन ही एक्टिव होता है जी, राइट, एंड बाकी का किसी को नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, क्या यूज हो रहा है. क्या हाई अचीवर्स में ब्रेन का एक्टिवेशन रेट ज्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल ह्यूमन? अगर हम इलॉन मस्क की बात करें, से कैन वी से दैट इलॉन यूजेस मच मोर ब्रेन देन एन एवरेज ह्यूमन बीइंग? दैट आई रियली डोंट नो, आई हैव टू चेक. Is there any example of such? But what I'm saying is that in the 1,000 brains we have done the studies, what they found is as long as your visual input versus what actually happens matches, there is no activity. For instance, let us say I'm sitting and I'm holding this table, it's cold as I expected, there's absolutely no activity in there. But the moment there is some difference in how I see and how it is actually perceived, that is when maximum activity happens, which means that is a time when the neurons are again rewiring and learning themselves. You're understanding? Yeah. So that is when you have a lot of activity happening. But every person will react to that differently. Yeah, but this activity happening because your vision was not same as what you perceived is the learning what happens. And this is what we should engage from time to time in order to keep on rewiring and मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का ब्रेन ज्यादा एक्टिव होता है, किसी का कम होता है. That I really don't know. Okay. I mean, people are still trying to find out. See, they have Einstein's brain. They have done a lot of studies, but they have said कि हाँ इसमें थोड़ा ये ज्यादा है, वो ज्यादा है, but they have not been able to categorically say why Einstein was a genius. There was a movie called as Lucy. आपने देखी है? Yes. जिसमें दिखाया जाता है कि एवरी स्टेप वो 10% ब्रेन पोटेंशियल पे पहुंच गई, अब 20 पे पहुंच गई, एंड देन शी गेन्स
सुपर ह्यूमन एबिलिटीज जब 100% ब्रेन एक्टिव मोड में होता है, दैट इज टोटली फिक्शन, और इज देयर एनी साइंस एंड मेरिट टू दैट? See, here I think we are crossing some borders हाँ because I don't want to express what I think it is because that would become very, very subjective. हाँ मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि मेरा क्या सोच है, मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें लिखी हैं उसको हमने कैसे कुछ प्रिंसिपल्स में अप्लाई किया है. जैसे ये जो प्रेडिक्टिव मॉडल्स है, दिस आर ऑल वेल नोन. इसी के ऊपर हम लोगों ने न्यूरल नेटवर्क्स बनाए हैं. हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी के बेसिस पे बना हुआ है. करेक्ट. But my inherent belief is that our brain is far, far, far more superior than what we are actually doing it, what we are using it currently. And hopefully in the near future, we should be unlocking more and more potential. I think just keep it open-ended because we don't have any evidence at the moment. कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कुछ बुक पढ़ते हैं ना, दे आर एबल टू रिटेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट बुक. कुछ लोग होते हैं 10 बार भी पढ़ ले तो भी उनको याद नहीं रहता. क्या रीजन है ऐसा, एंड हाउ कैन दे मेक इट बेटर? द सेम माइंडफुलनेस इशू. Again, coming back to your dopamine reserve. हाँ Start engaging in activities like reading books, exercising, having enough sleep, taking good healthy diet, ensuring you don't have any hormonal or nutritional deficiencies. Engage in deliberate discomfort once in a while. Engage yourself in challenging situations. Change your behavior, and they will all lead to increased dopamine reserve, and then you will actually start enjoying books. Nowadays, I really pity the younger generation because they don't know how to enjoy a book. So we have grown up in an era where we really enjoy reading a book. हाँ. मुझे ना मेन वर्सेस वुमेन के ब्रेन पोटेंशियल के बारे में बात करनी है. डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, राइट? जैसे मैं देख रहा था कि वुमेन आर बेटर एट रीडिंग द रूम. मतलब अगर आप एक कमरे में जाते हो, एक इंसान उस कमरे में, एक मेल उस कमरे में एंटर कर रहा है, तो वो ना एक ही चीज पे फोकस करेगा. उसको आसपास इतना ज्यादा सोशल क्यूज पढ़ने में ज्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं होता बिकॉज मेन आर वायर्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे. वुमेन विल नोटिस ईच एंड एवरीथिंग अराउंड दैट रूम, कि कौन कैसे देख रहा है, कौन कैसे बैठा है, ये कैसे काम करता है. व्हाई वुमेन एंड मेन बिहेव इन अ वेरी डिफरेंट वे? See, women, I think, I have a daughter who's grown up, who's married, who's a psychiatrist in Oxford. Okay, and then my wife is the head of neurology in AIMS. Okay, so both of them are highly intelligent, and I have seen all my life how their brains work. Women definitely are more right-brained. In size and volume as well. Like technically as well. Technically. Acha. Their qualities are all right-brained. So they depend more on emotions. They depend more on feelings. They depend more on intuition. वो किसी आदमी को देख के एक झट से बता देंगे यार वो सही आदमी नहीं है, मतलब उससे नहीं. अब आप बोलते रहो कि भैया ठीक ही लग रहा है, आप आके नहीं मेरे उससे बात नहीं करना है. With one intuitions they will say. So what is intuition? Intuition is nothing but collection of multiple programs over a period of time, so that you can give an instant decision right away. You don't have to reinvent the wheel again to prove what you have already got out of the. So that's a very superior quality. Okay, and whereas men are more left-brained because they like to engage more in organization, more into logic, task, more into reasoning. They are task specific. Okay, but ultimately I think both the qualities are important. Okay, but क्या इसका ये रीजन है कि वुमेन को बर्थ देना है, उनको बच्चों को, इन्फेंट्स को ज्यादा संभालना है, तो उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट उस तरीके से राइट ब्रेन डेवलप्ड हुई है. So I don't want to go into all that because that becomes kind of a conjecture on my part. But I would say this much, that women are definitely right-brained, and it is important for all of us also to have a greater sense of being right-brained. Most of the modern society, we are more into logic, reasoning and all that works. But ultimately, if we need to evolve, we need to be more of right-brained because creation happens from right-brained. अब बाकी जो चीजें हैं ना, आई डोंट वांट टू कमेंट टू मच अपॉन दैट बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हैं, लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं दैट व्हाई वुमेन आर लाइक दिस एंड दे लाइक टू टेक आउट लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई थिंक मे बी ट्रू, बट I want to be excused from that because I've not done a detailed study into that. I will have to look into those papers and all that. But this is something which I have studied, I have seen into papers, there is evidence published. So I can say more confidently about this. In fact, मैं इसके बारे में और पढ़ रहा था, तो मुझे रिसर्च में ये मिला कि मेन जब डायरेक्शन देते हैं ना, वो ज़्यादातर ऐसे बोलेंगे कि 10 किलोमीटर के बाद राइट कट आएगा. वुमेन जब डायरेक्शन देती हैं तो वो ये बोलेंगी कि राइट, ब्लू कलर की बिल्डिंग आएगी, वहां से राइट ले लेना. सो फॉर देम द कलर्स, इमोशंस, अगेन राइट ब्रेन की वही रीजनिंग हो सकती है. फॉर देम दैट स्पेसिफिक टोन, कलर, स्ट्रक्चर इज मोर प्रेवलेंट
वर्सेस फॉर अ मेल जो डायरेक्शन को किलोमीटर में मेजर कर रहा है। तो शायद वही रीजन है क्योंकि उनका राइट ब्रेन ज्यादा काम इफेक्टिव करता है। देखिए राइट ब्रेन में ना एक और फंक्शन भी है, हाँ। विच इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल जोग्राफिकल ओरिएंटेशन। ओके। ठीक है, तो अगर राइट ब्रेन में अगर स्ट्रोक हुआ, सो देर इज ए कंडीशन कॉल्ड एज हेमी नेग्लेक्ट। हम्म। ठीक है, सो हेमी नेग्लेक्ट का मतलब है कि अगर आपकी राइट ब्रेन में स्ट्रोक हुआ तो आपका लेफ्ट साइड बॉडी काम करना बंद कर देगा। अच्छा। बट उसके साथ आप यू विल स्टार्ट नेग्लेक्टिंग द राइट साइड ऑल्सो। तो अगर आपका राइट हाथ उठा के कोई बोलेगा कि ये किसका हाथ है, हम्म। तो पेशेंट देखेगा मुझे पता नहीं किसका है, हम्म। ये क्या आपका है, नहीं मेरा तो नहीं लग रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज हेमी नेग्लेक्ट। सो द राइट ब्रेन हैज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन। सिमिलरली जोग्राफिकल ओरिएंट, जब राइट ब्रेन में मान लीजिए किसी को स्ट्रोक्स होता है, so they lose the ability, they have something called as a dressing apraxia. हम्म। ड्रेसिंग अप्रैक्सिया मतलब they lose their ability how to wear clothes. अच्छा। तो उसका एक टेस्ट होता है जहां पे हम शर्ट को निकालते हैं, एक शर्ट को अंदर से बाहर कर देते हैं एंड दे आर नॉट एबल टू वेयर द शर्ट। अच्छा। सो ड्रेसिंग अप्रैक्सिया इज एन एस्टैब्लिश्ड प्रॉब्लम व्हिच कैन हैपन इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रोक ऑन द राइट ब्रेन। हाँ। लेफ्ट साइड में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फिंगर अग्नोशिया, मतलब फिंगर काउंटिंग लेफ्ट साइड है। हाँ, ए ग्राफिया, ए कैलकुलेशन होता है, सो लॉजिक होता है, रीजनिंग होता है, मैथमेटिकल, ये सब लेफ्ट साइड में होता है। एंड देयर आर आल्सो स्टडीज टू शो दैट वुमेन आर प्रीडोमिनेंटली राइट साइडेड, men are predominantly left sided. So that's the reason, why women may be much better in directions. They're very good with spaces, they're very good with orientation of the spaces, they're very good with interior decoration. उनको तुरंत पता है कि क्या क्या चीज का जहां जहां रखना है, because that is all right brain activities. हाँ। इंटरेस्टिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर चंद्रा।